नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज समझते हैं पावर जनरेशन के जो लोड कर्व्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जानते हैं अलग अलग प्रकार के हॉट, कोल्ड और स्पिनिंग रिजर्व्स क्या हैं और लोड ड्यूरेशन कर्व और मास कर्व क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सारे जनरेटिंग स्टेशन आपस में इंटीग्रेटेड रूप में मिलकर जो पावर जनरेट करते हैं वो लोड की रिक्वायरमेंट के बराबर होनी चाहिए हर समय पे, क्योंकि जो डिफरेंस पावर है वो लॉसेज में कंज्यूम हो जाएगी। आप इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के बाद स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारे जनरेशन की जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो लोड की डिमांड के अकॉर्डिंग टाइम के साथ बदलती रहती है और अगर लोड की आवश्यकताएं होती हैं तो हमारे जनरेटर कैपेबल होने चाहिए ज्यादा पावर भी जनरेट करने के लिए। हमारे पावर सिस्टम में जनरेटर की वो कैपेसिटी जो उसे करंट डिमांड से ज्यादा आवश्यकता होने पर एनर्जी जनरेट करने की सुविधा देती है उसे हम रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक पावर सिस्टम में जनरेशन का ऑपरेटिंग रिजर्व वो अवेलेबल जनरेटिंग कैपेसिटी है जो डिमांड के चेंज होने पे या किसी जनरेटर का मेंटेनेंस के कारण आउट ऑफ सर्विस जाने पे थोड़े से ही समय में सर्विस के लिए अवेलेबल कराई जा सकती है। और हमारी ऐसी रिजर्व कैपेसिटी के तीन रूप हैं। एक कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी, ये जो कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी है वो ऐसे जनरेटर्स हैं जो सर्विस के लिए अवेलेबल हैं लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। जैसे एक थर्मल पावर प्लांट है वो हर लिहाज से अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन अगर हम इसमें बॉयलर में अभी कोल की फायरिंग फर्नेस ऑयल के साथ स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि इसे पूरे 2 दिन लग जाएं ऑपरेशनल स्थितियों में आने के लिए। तो ऐसे जो सर्विस रिजर्व्स होते हैं जो ऑपरेशनल नहीं है उन्हें हम कोल्ड रिजर्व कहते हैं। एक अच्छे कोल्ड रिजर्व का जो स्टार्टअप या सिंक्रोनाइज होकर पावर सिस्टम के साथ स्पिन अप होने का टाइम है वो सामान्यतः कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड रिजर्व है वो नॉर्मली इमीडिएट लोडिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं और इन्हें स्टार्टअप होने में 2 से 24 घंटे या इवन ज्यादा समय भी लग सकता है। ऐसी कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी को हम अगर डिमांड बढ़ती है तो इनके स्टार्टअप टाइम के बाद सर्विस में ला सकते हैं। एक पावर जनरेशन सिस्टम में हॉट रिजर्व कैपेसिटी वो रिजर्व कैपेसिटी है जो बहुत जल्दी से उपयोगी हो सकती है और पावर जनरेशन में योगदान कर सकती है। हम कह सकते हैं कि हॉट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी है वो ऑपरेशन में है लेकिन अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन बहुत छोटे से समय में ही, जैसे हमारी गैस टरबाइन या हाइडल जनरेशन के प्लांट हैं वो बहुत फास्ट स्टार्ट होकर सिंक्रोनाइज करके हमारे पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में योगदान कर सकते हैं और इनका स्टार्टअप टाइम है वो 5 मिनट के आसपास रहता है। ऐसे रिजर्व को हम हॉट रिजर्व कहते हैं। एक हॉट रिजर्व की और ज्यादा बेहतर स्थिति को हम स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। ये ऐसे जनरेटिंग प्लांट्स हैं जो हमारे पावर सिस्टम से न केवल कनेक्टेड हैं बल्कि वो सिंक्रोनाइज्ड हैं बस बार पे, और ये लोड को तत्काल अगर आवश्यकता हुई तो जनरेट कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटी को हम स्पिनिंग रिजर्व कहते हैं। ये किसी जनरेटर में जो अभी ऑलरेडी पावर सिस्टम में अपनी रेटेड कैपेसिटी से कम लोड पे अंडरलोडेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है उसकी वो एडिशनल कैपेसिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 100 MVA का जनरेटर है जो अभी करंटली अगर 70 MVA पे ऑपरेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास 30 MVA की ऐसी हॉट रिजर्व कैपेसिटी है जो इमीडिएटली अगर हमारी लोड में फ्लक्चुएशंस हो तो वो कैटर की जा सकती है। तो ऐसा रिजर्व कैपेसिटी जो जनरेटर के पास सिंक्रोनाइज मोड में है उन्हें हम स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। पावर जनरेशन में जो रिजर्व कैपेसिटी है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। एक पावर जनरेशन स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट है। अगर पावर सिस्टम का लोड फैक्टर 60% और ऑपरेशन के दौरान प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर 50% है तो प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी निकालिए। हम लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड की मदद से एवरेज लोड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लोड फैक्टर एवरेज और मैक्सिमम जो 30 मेगावाट हमें दी हुई है उसका रेशियो है और लोड फैक्टर 0.6 है, उससे हमें एवरेज लोड ज्ञात हो गया है 18 मेगावाट हमारे केस में। प्लांट का जो कैपेसिटी फैक्टर है वो प्लांट की जो रेटेड कैपेसिटी है और जो एवरेज डिमांड प्लांट कैटर कर रहा है उसका रेशियो है, और अगर ये 0.5 है और एवरेज डिमांड अगर 18 मेगावाट है तो हमें प्लांट की कैपेसिटी 36 मेगावाट ज्ञात हो गई है। ये प्लांट जिसकी कैपेसिटी 36 मेगावाट है वो अगर 30 मेगावाट पे काम कर रहा है तो उसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है ये डिफरेंस 6 मेगावाट हो गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी 6 मेगावाट इस कंडीशन में प्लांट
प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी हो गई है। हमारा ऑप्शन सी राइट चॉइस हो गया है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमें सभी तरह के रिजर्व, चाहे वो कोल्ड रिजर्व हो, हॉट रिजर्व हो, स्पिनिंग रिजर्व हो या फर्म रिजर्व हो, इन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ हमसे पूछा गया है कि स्पिनिंग रिजर्व क्या है, तो वो रिजर्व कैपेसिटी जो सिस्टम से न केवल कनेक्टेड है बल्कि सिंक्रोनाइज भी है बस के साथ और जो तुरंत लोड ले सकती है, उसे हम स्पिनिंग रिजर्व कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी स्पिनिंग रिजर्व है। अभी जरा पहले ऑप्शन को देखिए, वो रिजर्व कैपेसिटी जो अवेलेबल है सर्विस के लिए, हमारा जनरेटिंग प्लांट मेंटेनेंस में या ब्रेकडाउन में नहीं है, सर्विस कंडीशंस में है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। अगर वो एक थर्मल पावर प्लांट है तो उसे ऑपरेशनल बनाने में 2 दिन का भी समय लग सकता है। तो ऐसा जो रिजर्व कैपेसिटी है जो सर्विस के लिए अवेलेबल है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, उसे हम कोल्ड रिजर्व कहते हैं। और वो रिजर्व कैपेसिटी जो ऑपरेशनल कंडीशंस पे है, हमारा एक थर्मल पावर प्लांट स्टीम जनरेट कर रहा है, टरबाइन को भी रोटेट कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, ऐसे रिजर्व को हम हॉट रिजर्व कहते हैं। तो यहां देखिए आप कि वो रिजर्व कैपेसिटी जो ऑपरेशनल है लेकिन सर्विस में नहीं है, सिंक्रोनाइज करके सर्विस में ली जा सकती है, इसमें कुछ समय लग सकता है, तो ऐसे रिजर्व को हम हॉट रिजर्व कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी हमारी राइट चॉइस हो गई है। क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। स्पिनिंग रिजर्व वो सिंक्रोनाइज्ड जनरेटिंग कैपेसिटी है जो इमीडिएटली लोड चेंज को कैटर कर सकती है। फर्म रिजर्व वो अवेलेबल रिजर्व कैपेसिटी है जो इमरजेंसी कंडीशंस में भी अवेलेबल हो सकती है। जरा समझते हैं कोल्ड रिजर्व क्या है। तो कोल्ड रिजर्व वो जनरेटर की रिजर्व कैपेसिटी है जो ऑपरेशनल कंडीशन में है, सर्विस के लिए अवेलेबल है, किसी भी ब्रेकडाउन या मेंटेनेंस में नहीं है, लेकिन ऑपरेशन में नहीं है। अभी उसे ऑपरेशन में आने में कुछ समय लग सकता है और वो समय 2 घंटे से 2 दिन तक हो सकता है, और ऐसे रिजर्व को हम कोल्ड रिजर्व कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन की राइट चॉइस हो गई है। तो हमने कहा कि स्पिनिंग रिजर्व वो रिजर्व है जो सिंक्रोनाइज्ड है और तत्काल लोड को ले सकता है। कोल्ड रिजर्व सर्विस के लिए अवेलेबल है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, इसे ऑपरेशनल होने में काफी समय लग सकता है। और हॉट रिजर्व वो है जो ऑपरेशनल कंडीशंस पे है और इसे सर्विस में कनेक्ट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन जैसी एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। और फर्म रिजर्व, यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए, पावर सिस्टम में जनरेशन का अवेलेबल रिजर्व है जो हमें इमरजेंसी कंडीशंस में भी अवेलेबल होगा, तो उसे हम फर्म रिजर्व कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी इस 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। परीक्षाओं में कुछ प्रश्न अलग अलग प्रकार के लोड कर्व से रिलेटेड होते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या बताता है। तो अलग अलग समय स्थितियों पे जो पावर प्लांट पे एक्टिव लोड डिमांड है उसका जो वेरिएशंस का ग्राफ है उसे हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व कहते हैं। वो एक दिन के लिए बनाना हो तो वो 24 घंटे के लिए हो सकता है, वो महीने और साल के लिए भी बनाया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई है। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है वो डिमांड के वेरिएशन को एक पूरे दिन में अलग अलग क्षण पे क्या है वो बताता है, ये डिमांड फैक्टर के वेरिएशन को नहीं बताता है। एक डेली लोड कर्व या क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व का जो एरिया है वो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड को बताएगा, और अगर उसे हम 24 घंटों के समय से भाग दे देते हैं तो वो हमारी एवरेज लोड ऑफ द डे बता देता है। अगर हमें एवरेज लोड ऑफ द डे इस तरह से पता लग जाता है, मैक्सिमम डिमांड ग्राफ से पता लग जाती है, तो हम लोड फैक्टर का पता कर सकते हैं। यहाँ ये जो नीला लेखा चित्र है वो एक जनरेटर की लोड डिमांड का अलग अलग समय स्थितियों पर क्या मान है उस वेरिएशंस को इंडिकेट कर रहा है, और ये डेली लोड कर्व या क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है। हमें इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है ये पता करना है। तो जो एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स एवरेज डिमांड, ये गलत है। इस कर्व के नीचे ये जो सारा एरिया आएगा वो पावर और टाइम का इंटीग्रेशन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ डे हो जाएगा, और अगर हम इस एनर्जी प्रोड्यूस्ड को 24 घंटे से भाग दे देंगे तो हमारे पास एवरेज लोड आ जाएगा। तो जो रेशो है एरिया अंडर लोड कर्व वो तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है एवरेज लोड के कोरस्पॉन्डिंग एवरेज लोड इनटू 24, और अगर इस पीक डिमांड को कवर करने वाला इस रेक्टेंगल के एरिया को देखें तो वो मैक्सिमम डिमांड इनटू 24 हो गया है। तो अगर हम इस सेकंड ऑप्शन को पढ़ें तो वो कहता है कि रेशो ऑफ एरिया अंडर कर्व जो कि टोटल एनर्जी जनरेटेड है और ये जो रेक्टेंगल है जो मैक्सिमम डिमांड को अंदर ले रहा है, उनका जो रेशो है वो एवरेज और मैक्सिमम का रेशो हो जाएगा, और उसे हम लोड फैक्टर कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी राइट चॉइस हो गई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाषागत दृष्टि से, दोबारा समझिए। जो कर्व के नीचे एरिया आया है वो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, उसे अगर हम 24 घंटे से भाग देते हैं तो वो एवरेज लोड है, और जो मैक्सिमम लोड को 24 घंटे से हमने मल्टीप्लाई किया, ये रेक्टेंगल एरिया किया, वो सारी एनर्जी प्रोड्यूस्ड है पॉसिबल अगर हमारा प्लांट कंटिन्यूअस यूनिटी लोड फैक्टर पे मैक्सिमम लोड पे रहता। तो एवरेज और मैक्सिमम का रेशो पावर प्लांट पे लोड फैक्टर हो गया है। कुछ ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियर
पावर प्लांट या बहुत ज्यादा स्टोरेज वाला हाइडल पावर प्लांट जिनकी फिक्स कॉस्ट कम होती हैं, उन्हें हम बेस लोड के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो बेस लोड पूरे 24 घंटे कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा जो रेक्टेंगल लोड कर्व होता है जिसका कि लोड फैक्टर यूनिटी है, वो बता रहा है कि हमारा प्लांट है वो लगातार स्टडी मैक्सिमम वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है। एक प्लांट के लोड का टाइम के साथ जो वेरिएशंस का ये जो नीले रंग का लोड कर्व है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो लोड कर्व से हमें मैक्सिमम डिमांड पता लग जाती है और हम टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी प्लांट की जो मैक्सिमम डिमांड से हमें ज्यादा रखनी है कुछ रिजर्व कैपेसिटी के साथ, वो कितनी होगी वो पता कर सकते हैं। हम जनरेटिंग यूनिट्स को अलग अलग समय पे कितना कैसे शेड्यूल करना है उनके साइजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। जनरेटिंग यूनिट के ऑपरेटिंग शेड्यूल्स को बना सकते हैं ताकि हमें मोस्ट इकोनॉमिक और रिलायबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना संभव हो जाए। तो हम एक लोड कर्व से ये सारे निर्णय कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन डी राइट चॉइस हो गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न है कि ये जो लोड के साथ टाइम का रिलेशनशिप दिया हुआ है वो कर्व क्या है? तो आप देखिए कि ये एक लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व नहीं है जिसमें किसी भी तरह के अप कांस्टेंट या नेगेटिव स्लोप कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व नहीं है। यहाँ समय पूरे साल भर का है और ये लोड को डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, तो ये एक लोड ड्यूरेशन कर्व है पूरे साल भर का। हम लोग जानेंगे कि मास कर्व लगातार जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का समेशंस होता है, तो ये मास कर्व भी नहीं है। और एनर्जी लोड कर्व कोई लोड कर्व नहीं होता है, ये एक ऐसी ही दी गई रॉन्ग चॉइस है। ये एक एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व है। एनुअल का हमें पूरे साल के घंटों से पता लग गया है और ये लोड को क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यक्त कर रहा है तो इसे हम एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। इस न्यूमेरिकल प्रश्न में हमें एक लोड ड्यूरेशन कर्व दिया हुआ है और कहा है कि इस प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी क्या है अगर इसकी कैपेसिटी फैक्टर 70% है। हमें इस केस में रिजर्व कैपेसिटी पता करनी है जबकि कहा गया है कि कैपेसिटी फैक्टर 70% है। कैपेसिटी फैक्टर एवरेज लोड और प्लांट की कैपेसिटी का रेशो होता है और अगर आप यहाँ देखें कि 50 से 90 एक लीनियर चेंज है तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज लोड है वो 70 मेगावाट है। और क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर 70% है तो हम कह सकते हैं कि इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है। क्योंकि पीक डिमांड 90 मेगावाट आई है, कैपेसिटी 100 मेगावाट है, तो जो डिफरेंस है 10 मेगावाट, ऑप्शन बी, वो इस प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी हो गई है। रिजर्व कैपेसिटी डिफरेंस हो गया प्लांट की कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड का। ये हमारे लिए 10 मेगावाट का एक हॉट स्पिनिंग रिजर्व है। एक इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम में जिसमें अलग अलग नेचर के पावर प्लांट्स हैं, उसका जो लोड ड्यूरेशन कर्व है यहाँ जो दिखाया हुआ है, इसमें ये जो पूरे दिन की क्रोनोलॉजी में एक या दो बार ये जो पीकिंग आती है लोड की, उसे किस तरह के पावर प्लांट से सप्लाई किया जाता है? वो पावर प्लांट जिनकी फिक्स कॉस्ट कम है, जो नॉन पॉल्यूटिंग नेचर के हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टेइक, न्यूक्लियर पावर प्लांट या ज्यादा स्टोरेज वाला हाइडल पावर प्लांट, उन्हें हम बेस लोड की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट और बेस लोड की कैरेक्टरिस्टिक में एक मैचिंग है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टडी लोड कंडीशंस पे बेटर परफॉर्म करता है। जो बीच का फ्लक्चुएटिंग लोड है उसे हम थर्मल पावर प्लांट से कैटर कर सकते हैं और जो इस तरह की शॉर्ट ड्यूरेशन पीकिंग है उसे हम ऐसे पावर प्लांट से पूर्ति कर सकते हैं जो पंप स्टोरेज हाइडल प्लांट है या गैस टरबाइन प्लांट है, जिन्हें शुरू होने में कम समय लगता है, जो अच्छे हॉट रिजर्व प्रकार के पावर प्लांट्स हैं। ये जो नीले कर्व में हमें एनर्जी की अमाउंट और जो हमारा समय है क्रोनोलॉजिकली, उसके बीच में जो लेखा चित्र है उसे हम मास कर्व कहते हैं। तो मास कर्व है वो हमारी टोटल एनर्जी जनरेटेड या कंज्यूम्ड बाय लोड बताता है अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन अ डे। अर्थात हमने सुबह 6 बजे से जब मार्किंग शुरू की है तो 8 बजे तक हम 30 यूनिट के आसपास एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। 2 बजे दोपहर तक हमारी टोटल एनर्जी कंजम्पशन 250 यूनिट हो गई है। वही शाम को 6 बजे 360 या 370 यूनिट हो गई है। इसी प्रकार ये पूरे दिन भर की एक फैक्ट्री की एनर्जी कंजम्पशन दिखा देता है। मास कर्व्स का इस्तेमाल अक्सर हम हाइडल प्लांट्स के लिए वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज की कैलकुलेशन के लिहाज से यूज करते हैं। एक मास कर्व को हम क्रोनोलॉजिकल जो लोड कर्व है उसकी मदद से बना सकते हैं। तो मास कर्व कैन बी प्लॉटेड, यहाँ बी ऑप्शन सही हो गया है। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से मास कर्व को बनाया जा सकता है। आशा है इस
वीडियो से आपको पावर जनरेशन के लोड कर्व से रिलेटेड जो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें करने में मदद मिलेगी। आप समझ पाए होंगे कि हॉट, कोल्ड और स्पिनिंग रिजर्व्स क्या होते हैं और क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व और मास कर्व्स क्या हैं। हमारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप अपनी कंपटीशन प्रिपरेशंस को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप कामयाब बने, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।